Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम हर महीने के भांति इस महीने भी आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो लेकर आए हैं। पिछले महीने का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए आप लोगों की सुझाव था, शिकायत था कि भाई वीडियो को 2 पार्ट में कर दीजिए ताकि हम लोगों को आसानी बनी रहे देखने में और प्रश्न को समझने में। तो इसी कारण हम लोग इस बार 2 पार्ट में वीडियो ला रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स का, ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में भी समझने में भी। ठीक है, तो यह पार्ट 1 है, इसमें 37 प्रश्न है। अगले में फिर 40-50 प्रश्न वही रहेंगे जो 2-3 दिन के अंदर आपको मिल सकते हैं। ओके, तो आप लोग बस वही फिर से हमारी पुरानी बात है कि यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेक्शन भी रोज आता है, रोज सुबह 4 बजे आपके लिए आ जाता है, तो प्लीज उसको भी रोज फॉलो किया कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। यदि नहीं फॉलो करना है तो कोई बात नहीं, मंथली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स से भी आपका काम चल जाएगा। ओके दोस्तों, तो हम लोग शुरू करेंगे अपना पहला प्रश्न। बहुत ही आसान सा और बहुत ही महत्वपूर्ण है पहला प्रश्न। प्रश्न है कि अहिंसा का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ओके, तो अहिंसा का अंतरराष्ट्रीय दिवस ये सभी को पता होगा। अहिंसा किनका प्रिय धर्म था? महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, मतलब अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर 2 अक्टूबर होगा। 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। किनके लिए? तो ये तो मैं बता ही चुका हूं, महात्मा गांधी के लिए। अब देखिए कि कब से, तो 15 जून 2007 से। ओके, तो 15 जून 2007 से प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मोत्सव पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दूसरे प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न है कि दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले बात तो आप लोग ये समझिए कि सुरंग का जरूरत क्यों है हमारे देश में, खासकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, हिमालय वाले राज्यों में, जो हिमालय से टच करता है, उसमें सुरंग की जरूरत क्यों है? क्योंकि उधर हिमालय तो ऊंचा पहाड़ है, आपको पता होगा। ऊंचाई कितनी है हिमालय में? जो सबसे ऊंची चोटी उसकी है माउंट एवरेस्ट की 8850। ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं बात कर रहा था कि ऊंचा तो बहुत है हिमालय पर्वत, तो वहां पर बर्फबारी होती है, भूस्खलन होता है। तो जब बर्फबारी और भूस्खलन होता है तो यदि टनल सुरंग में निर्माणाधीन रोड नहीं रहेगा, मतलब सुरंग में रोड का निर्माण नहीं हुआ रहेगा, तो रास्ता ब्लॉक कर जाएगा, जिससे बहुत दिक्कत होती है, खासकर सेना को बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए बहुत बड़े बड़े सुरंग का निर्माण करवाया जा रहा है ताकि आवागमन बाधित न हो। ओके, तो इसी कड़ी में दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग है कौन? अटल सुरंग। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ठीक है, 3 अक्टूबर को। कहां? रोहतांग, मतलब हिमाचल प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी लंबाई थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। इसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर। ओके, चलिए, इतनी सारी बातें हो गई। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर देखेंगे। तीसरा प्रश्न पूछने के चांसेस ज्यादा है। पढ़िए प्रश्न को कि इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक निम्न में से कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो मैं बताया था कि अभिलाष जी है, यही इतनी शक्ति हमें देना के गीतकार है, इनका निधन हो गया है। ओके, एक इंटरेस्टिंग बात इस गीत की कि इस गीत को बनाने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त लगा था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछेगा नहीं, बस ये बातें आप लोग जानते रहिए ताकि यदि आपको कहीं पर कुछ बताने का हो तो आप लोग आसानी से बोल पाए। ओके, अब हम लोग चौथे प्रश्न को देखेंगे। किसानों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा स्टार्ट की है। जो भी है प्रश्न देखिए कि किस राज्य में किसानों के लिए घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा की है, मतलब खाद जो होता है, कंपोस्ट जो होता है, उसका होम डिलीवरी किया जाएगा। कहां? तो आंध्र प्रदेश में। ओके, आंध्र प्रदेश के सीएम जो है सबसे यंग है, ये ऐसे इनोवेटिव काम करते रहेंगे, बहुत बढ़िया है। घर पर ही अब उर्वरक मिल जाएगा, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, अब आईपीएल खत्म होने को है, लीग स्टेज लगभग खत्म हो गया है। ठीक है, तो उसी से जुड़ा एक प्रश्न है कि सुरेश रैना और विराट कोहली के बाद आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप लोगों ने रोहित शर्मा का नाम सुना होगा। अब ऐसे सुना होगा, मुंबई इंडियंस के कैप्टन है, सबसे सक्सेसफुल टीम, 4 दफा आईपीएल जीत चुकी है मुंबई इंडियंस, तो उसके कप्तान है रोहित शर्मा। इन्होंने किसके बाद? सुरेश रैना और विराट कोहली के बाद आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। भारत किस देश के हुल हुमाले में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? तो मालदीव में। देश का नाम याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मालदीव में भारत जो है
100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा। कहां करेगा? मालदीव में, याद रखिएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है कि किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा? बंदरगाह का नाम याद रखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। नाम है सितवे बंदरगाह। कहां का है? म्यांमार का। म्यांमार में अगले तिमाही मतलब अगले मार्च 2021 तक म्यांमार में सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अपने कंट्रोल में ले लेगा। ठीक है, जिस तरह से चाबहार बंदरगाह में एक पोर्ट का संचालन लिया था उसी तरह से। ओके, अब अगले प्रश्न को देखिए। 8वें प्रश्न को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो भाई 8वें प्रश्न को तो हम देख ले, उससे पहले आप भी थोड़ा कुछ कीजिए। क्या कीजिएगा? कुछ नहीं, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट करके बताइए, और मूड है आपका अच्छा तो चलिए यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी खुशी मिले पढ़कर। ठीक है, प्रश्न है भारत और किस देश की नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 3 अक्टूबर से शुरू होगा? मतलब बोंगो सागर एक द्विपक्षीय अभ्यास है, किसके किसके बीच? यही आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। यह 3 अक्टूबर से हो चुका है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी बातें इसमें है। यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है आगे बताऊंगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया होगा। अब पढ़िए बात को कि भारत और बांग्लादेश के बीच, किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय मतलब बायलैटरल है। अभ्यास इसलिए करती रहती है कि भाई हम अपनी कला कुछ आपको सिखाएंगे, आप अपनी कला कुछ हमको सिखाइए। ठीक है, ये बातें हो गई। अभ्यास का उद्देश्य क्या है? बड़े पैमाने पर समुद्री अभ्यास और अभियान के माध्यम से संयुक्त अभियानगत कौशल विकसित करना है। वही बातें हो गई। अब देखिए यह संस्करण क्यों महत्वपूर्ण है? यह संस्करण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिस तरह से भारत के राष्ट्रपिता किन्हें बोला जाता है? हाँ, महात्मा गांधी को। सही जवाब है आपका। उसी तरह से बांग्लादेश में राष्ट्रपिता के नाम से मुजीबुर रहमान को बोला जाता है। ठीक है, तो इनकी 100वीं जयंती के दौरान आयोजन किया जा रहा है। किसका? यह सैन्य अभ्यास का। नाम क्या है? नाम आप लोग याद रखिएगा, बोंगो सागर। किसके किसके बीच है? देखिए बौ से बांग्लादेश आपको आसानी से याद हो जाएगा, बौ से बांग्लादेश, और नौसेना का है, सागर जुड़ा हुआ है तो सागर मतलब पानी, नौसेना का है, तो आप लोग आसानी से रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, अब 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि गांधी जयंती के अवसर पर भारत ने किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बस दान में दिया है? तो नेपाल को भारत ने गांधी जयंती के अवसर पर, गांधी जयंती कब? 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष। सबसे पहला प्रश्न भी यही था कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो वही गांधी जयंती के अवसर पर। और गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें हो गई। इस बार उनका 151वीं जयंती थी, ये बातें आपको पता होगी, याद रखिएगा। तो नेपाल को उनकी जन्मदिन के अवसर पर 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बस दान में दिया गया है गांधी जयंती पर भारत के द्वारा। ठीक है, अब देखिए गांधी जयंती से रिलेटेड एक प्रश्न और आगे हम देखेंगे जिसकी चर्चा बाद में करेंगे। अब यह देखिए अक्टूबर का सबसे महत्वपूर्ण दिन में से एक है, कौन? विश्व प्रकृति दिवस। तो आप लोगों को बताना है कि विश्व प्रकृति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो मैं बताता हूं, विश्व प्रकृति दिवस हर साल 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को। क्या? विश्व प्रकृति दिवस। ओके, याद रखिएगा, ये तो आपको रटना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक है ही नहीं। अब अगले प्रश्न को देखिए, 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न है किसने 2020-30 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजेंसी नाम दिया है? डिकेड ऑफ हेल्दी एजेंसी के नाम से घोषित किया है, नामकरण किया है। कौन? WHO ने। किसको? ये जो दशक है मतलब 2020 से 2030 तक का जो समय चलेगा, इसको WHO डिकेड ऑफ हेल्दी एजेंसी के नाम से नामित किया है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और WHO के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होंगे ही। ठीक है, आप बहुत ज्यादा उत्साहित हैं तो भाई WHO के अभी हेड कौन है उनके बारे में कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखेंगे। 12वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में पहला है क्या? गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र। आप लोग यदि आकाश में गौर से देखते होंगे तो पहले आपको गिद्ध दिखता होगा कभी कभी, लेकिन अब एकदम गिद्ध मिलना दुर्लभ हो गया है। तो इसीलिए गिद्ध को बचाया जाए, गिद्ध को संरक्षित किया जाए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया है। यदि गोरखपुर की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के ही हैं, ये बातें तो आपको पता होगी। गोरखपुर कौन नदी के किनारे है भाई? तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी यह है और आगे पूछा भी जाएगा आपसे एग्जाम में। ठीक है,
अब अगले प्रश्न को देखिए, जितेंद्र सिंह ने असम की विरासत की खोज शीर्षक से एक कॉफी टेबल बुक जारी की है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए, ये असम की विरासत की एक खोज मतलब कॉफी टेबल बुक जो है वो क्या होता है। तो कॉफी टेबल बुक मतलब एक मान लीजिए कि मेमोरेबल बुक टाइप का होता है, ठीक है। उसमें उन जहाँ का लिखा जाता है उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती है, उनका इतिहास बताया जाता है, और यह एक आदमी लिखता है, लेकिन कोई बड़ा देश या कोई राज्य हो गया उसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। देखिए यह पुस्तक में क्या है, यह पुस्तक में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जनजातियों और जनजातियों की विरासत, मान्यताओं और परंपराओं का संकलन है। अब देखिए उत्तर पूर्वी भारत का पूरा लेखा जोखा इसमें है, किसके बारे में? अनुसूचित जनजाति और जाति के बारे में। इसको कौन लिखा है? तो इसको पदमपनी बोरा ने लिखा है। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, कॉफी टेबल बुक है, असम की विरासत की खोज, ठीक है। और यह जो पुस्तक है अमिताभ बच्चन द्वारा प्रस्तावित है, ओके। और बाकी ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अब 14वें प्रश्न को देखिए। 14वां प्रश्न है, भारतीय सेना ने जून 2020 में चीन के साथ झड़प में शहीद हुए जवानों के सम्मान में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक स्मारक का निर्माण किया है? आप लोगों को जून 2020 का महीना याद होगा, गलवान घाटी में फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 2 ये सब के पास झड़प हुआ था, जिसमें बहुत सारे लगभग 20 या 15 सैनिक शहीद हुए थे भारत के। तो उन्हीं के सम्मान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने एक स्मारक का निर्माण किया है, ठीक है। आपको याद होगा इन बातों को, तभी से हम लोग बॉयकॉट चाइना का नारा शुरू किए, बहुत सारी बात की, आत्मनिर्भर भारत का नारा चला हुआ ना। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहाँ निर्माण हुआ स्मारक का? तो लद्दाख में। किसके साथ झड़प में? चीन के साथ झड़प हुआ था। अब कब हुआ था? जून 2020 में। यह बात तो आपको पता होगी ही। 15वें प्रश्न को देखिए, HDFC बैंक के CMO कौन है जिनको फोर्ब्स की सबसे प्रभावी CMO की सूची में शामिल किया गया है? तो रवि संथानम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। रवि संथानम HDFC बैंक के CMO है, इनको फोर्ब्स ने सबसे प्रभावी CMO की सूची में शामिल किया है, ठीक है। तो हम लोग 15 प्रश्नों का सक्सेसफुली अध्ययन कर चुके हैं। आई मीन 50% के लगभग खत्म हो चुका है, अब 50% और बचा है। वही अब भी यदि आपको लाइक करने का मन नहीं कर रहा है तो प्लीज नहीं कीजिए, लेकिन यदि आपको अच्छा लगा, यदि आपको लगा कि ये सब प्रश्न बेहतरीन है, आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो लाइक किया कीजिए, ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगेगा, ओके। अब अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग, 16वें प्रश्न को। तो इस मंथ दिसंबर के मंथ में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और अक्टूबर नवंबर के मंथ में उसका अनाउंसमेंट किया जाता है कि इस वर्ष का पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा। तो अक्टूबर के महीने में इस बार अनाउंसमेंट किया गया कि सभी नोबेल पुरस्कार कब दिया जाएगा, ठीक है, किनको दिया जाएगा, ये सारी बातें, और कब दिया जाएगा ये तो सबको पता है ही। किनकी पुण्यतिथि पर? अल्फ्रेड नोबेल की। बहुत शानदार, आप लोगों को बहुत याद है। अब जब नोबेल की बात आई गई है तो नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया है, इनका ट्रिक्स से संबंधित वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उससे संबंधित MCQ का वीडियो भी है, वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में उससे बनेंगे, ओके। फिलहाल हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है, यह किन्हें दिया गया है? तो हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल होइंगटन को, मतलब इनमें से सभी को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। मतलब 2020 का चिकित्सा का नोबेल इन्हीं तीनों को दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा भाई? तो इन तीनों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। आपको ट्रिक्स बताया गया है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताया गया है, आप लोग जाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा और आपको साथ ही साथ याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि गांधी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? गांधी पुरस्कार 2020 किन्हें दिया गया है भाई? तो संजय सिंह को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया था। क्या किया था? इन्होंने इजराइल कंपनी के बियर की बोतल से महात्मा गांधी के चित्र को हटाने का निर्णय लिया था, ठीक है। इजराइल कंपनी के बियर की बोतल को से महात्मा गांधी के चित्र को हटाने का निर्णय लिया था, तो इसी कारण गांधी पुरस्कार 2020 संजय सिंह को दिया गया है। आप लोग याद रखिएगा, ये उतना महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन हो सकता है कि पूछ दे, ठीक है। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि राइट लाइवलीहुड द्वारा कितने लोगों को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो राइट लाइवलीहुड फाउंडेशन एक संस्था है, ये इस वर्ष 4 लोगों को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 से सम्मानित करेगी। अब 4 लोगों में कौन कौन है ये आपको जानना चाहिए, तो जानिए।
बेलारूस के चार्ज कार्यकर्ता एलेस बालियास्की, ईरान के नसरीन सोतैडेह, संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रायन स्टीवेंसन और निकारागुआ के लोटी कनिंघम। अब देखिए इन सब का नाम आपसे नहीं पूछेगा, नाम बहुत टफ है, आप लोग देख सकते हैं। बस ये पूछेगा कि वर्ष 2020 में कितने लोगों को राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो कितने लोगों को? 4 लोगों को, अभी हमने ऊपर देखा। ठीक है, अब देखिए राइट लाइवलीहुड के बारे में एक बात और है जो आपको जानना जरूरी है कि राइट लाइवलीहुड पुरस्कार को स्टॉकहोम में वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप से जाना जाता है। ठीक है, मतलब ये भी एक तरह का छोटा मोटा नोबेल भी हुआ। ओके, अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न बहुत ही शानदार है कि नौसेना अलंकरण समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा। अलंकरण मतलब क्या? क्राउनिंग। क्राउनिंग मतलब आप लोग जानते हैं, हो सकता है इसमें जो नए नए लोग जुड़े होंगे नौसेना में उसको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, या पुराने लोग जो बढ़िया काम किए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। तो ये हुआ नौसेना अलंकरण समारोह, ये विशाखापट्टनम में इस वर्ष आयोजित किया गया है। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया है? विशाखापट्टनम में। क्या? नौसेना अलंकरण समारोह। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, और उसमें ज्यादा कुछ बताने की बात थी नहीं। अब हम लोग 20वें प्रश्न का रुख करेंगे। 20वां प्रश्न है कि किस राज्य के पुलिस प्रत्येक रेंज मुख्यालय में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी। तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सा प्रश्न तो नहीं है ये प्रश्न, लेकिन पूछ सकता है, खासकर आप लोग पीसीएस का एग्जाम दीजिएगा तब। तो छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रत्येक रेंज में, मतलब प्रत्येक जो रेंज मुख्यालय होता है, 1-2 जिला पर जो एक रेंज मुख्यालय होता है पुलिस का, तो उसमें एक साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी। अब के समय में सबसे ज्यादा रक्षा करना है तो साइबर क्राइम अभी बहुत ही चरम पर है। ठीक है, तो साइबर क्राइम, खासकर लॉकडाउन में तो साइबर क्राइम का मामला और बढ़ा है, तो उसको रोकने के लिए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई आप लोग डाटा को संभाल कर रखिएगा। ठीक है, साइबर क्राइम से ही बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो इसी कड़ी में आप लोगों ने जामताड़ा का नाम बहुत सुना होगा कि वो साइबर क्राइम का गढ़ है। ठीक है, आपसे किसी भी तरह वो रुपए निकलवा सकता है। खैर हम लोग उसके बारे में ज्यादा नहीं जानेंगे, बस हम लोग अपने काम से मतलब रखेंगे। जो प्रश्न में पूछा गया उसको देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की राज्य पुलिस ने प्रत्येक रेंज मुख्यालय में एक साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की है। यह सभी जगह स्थापित हो जाए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि डाटा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है अब के युग में। ओके, अब अगले प्रश्न को देखिए, 21वें प्रश्न को, कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। कार्यक्रम का नाम याद रखिएगा, डिजिटल सेवा सेतु। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि भाई डिजिटली इसमें साक्षर करना होगा लोगों को, डिजिटली समझाना होगा, आगे बढ़ाना होगा लोगों को। तो गुजरात के राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। ठीक है, ये रहा 22वां प्रश्न कि महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनीष सिसोदिया ने एक कॉफी बुक लॉन्च किया है। इसका शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक जो है बापू द अनफॉरगेटेबल है। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर बहुत सारे कार्य हुए, आप लोगों को पता होगा। जैसे नेपाल को दिया गया, एम्बुलेंस दिया गया, ये बातें हुई। साथ ही साथ आपको मैंने ये भी बताया कि इनके जन्म दिवस के अवसर पर, महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर क्या मनाया जाता है? बोलिए बोलिए। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। बहुत ही बेहतरीन आंसर दिया है आप लोगों ने। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, हम भी अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ई वाणिज्य प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो स्विगी के साथ समझौता किया है। किसने? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। किसके लिए? जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स है उनको बिग स्तर पर लाने के लिए, बड़े स्तर पर लाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, आप लोगों ने हाल फिलहाल में इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो को देखा होगा, बाबा के ढाबा होटल को देखा था ना। बाबा के ढाबा होटल के मालिक को दादाजी दादी जी टाइप के मालिक थे ना। हालांकि ये घटना तो बाद में आकर हुई है ना, उन्हीं जैसे लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है, उनके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्विगी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि क्वाड देशों की सम्मेलन में भारत की ओर से एस जयशंकर ने भाग लिया। यह कहाँ आयोजित किया गया? तो यह टोक्यो में आयोजित किया गया। क्या? क्वाड देशों का सम्मेलन। सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि क्वाड में कितने देश आते हैं। तो क्वाड में, क्वाड का मतलब ही है चार। ठीक है, तो क्वाड में 4 देश आते हैं। उसमें कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसी को चतुर्भुज या क्वाड बैठक बोलते हैं। तो इसमें विदेश मंत्री से मुलाकात हुआ। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें भाग लेने गए और यह कहाँ हुआ था?
टोक्यो में। कब? 6 अक्टूबर को। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए 5वें अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी हो रहा था, ऐसे तो ये ऑफलाइन होता लेकिन कोविड के कारण यह ऑनलाइन हो रहा था, तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है। किसने? यशस्विनी सिंह ने। अब थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल से जानिए कि भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह देसवाल 5वीं अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, इस प्रतियोगिता का आयोजन indiashooting.com ने किया था। कौन किया था? indiashooting.com। ठीक है, और यह जो है यशस्विनी सिंह जो है, इन्हें टोक्यो ओलंपिक का टिकट भी मिल चुका है, मतलब यह टोक्यो ओलंपिक का कोटा भी हासिल कर चुकी है। जब अगले वर्ष टोक्यो ओलंपिक होगा तो उसमें यह आपको खेलते दिख जाएगी। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखेंगे। 25 प्रश्नों का हम लोगों ने सक्सेसफुली अध्ययन किया। अगला प्रश्न है कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से। किन्हें? रतन टाटा को। रतन टाटा को कौन नहीं जानता होगा भारत में। रतन टाटा जो है एक प्रभावशाली उद्योगपति है, दानदाता है। इनके नेतृत्व में टाटा समूह 3 दशक के भीतर अमेरिका की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली भारतीय कंपनी बन गई है। तो रतन टाटा बहुत ही एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, इनको मेरा भी सशक्त नमन। बहुत ही दान देते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न जो इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन यह किस लिए महत्वपूर्ण है यह मैं अभी तुरंत आपको बताता हूं। पहले एक बार प्रश्न पढ़िए कि हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेस 2020 का उद्घाटन किया? यह महत्वपूर्ण नहीं है कि रेस 2020 का उद्घाटन किसने किया। यह प्रश्न इसलिए आपको दिया गया है क्योंकि आप लोग याद रखिए कि रेज जो है RAISE है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, रेज का फुल फॉर्म क्या है? रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल पावरमेंट। ओके, और 2020 है तो 2020 यह किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ठीक है, यह तो आयोजित किया जा भी चुका है। ओके, अब अगले प्रश्न को देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण था रेज का आपको फुल फॉर्म जानना, जो आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा। अब 28वें प्रश्न को देखिए कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन बना है? तो पुडुचेरी एयरपोर्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जी हाँ, यह भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह इसमें जो एयरपोर्ट है वह पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है। ओके, याद रखिएगा। और बाकी पुडुचेरी के बारे में आपको बातें पता होगी ही कि इसकी राजधानी पुडुचेरी ही है, और इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी जी हैं, और चीफ मिनिस्टर इसके जो है V नारायण स्वामी हैं। ठीक है, कौन है? V नारायण स्वामी। ओके, फिर देखिए नोबेल पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न है। पूरे 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो आपको इससे संबंधित 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न को देखिए कि भौतिक विज्ञान 2020 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई, यह किसे दिया जाएगा? तो रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया घेज को, मतलब इनमें से तीनों को भौतिक विज्ञान 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें जो रोजर पेनरोज जी थे ये ब्लैक होल के लिए इनको दिया गया था, और बाकी रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया घेज को ये गैलेक्सी में कुछ खोज किए थे उसके लिए इनको दिया गया है। बाकी मैं फिर से एक बात दोहराऊंगा कि यदि आपको नोबेल प्राइज के शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। ओके, अब यह प्रश्न देखिए, यह भी बहुत ही शानदार प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष कब? 8 अक्टूबर को। वाह, आप लोगों को तो सब याद है। तो प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को ही भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। ठीक है, 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। बहुत ही बेहतरीन, आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न याद हैं। 31वें प्रश्न को देखिए, यह आपका तीसरा प्रश्न रहेगा नोबेल पुरस्कार से। प्रश्न है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है, यह किन्हें दिया गया है? तो यह इमैनुअल चारपेंटर और जेनिफर ए डुडना को। ठीक है, चारपेंटर और जेनिफर ए डुडना को। ओके, इमैनुअल मतलब इम्यूनिटी बढ़ाना है तो आपको दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आप इस तरह के ट्रिक्स दिए गए थे उस वीडियो में जिसकी चर्चा मैंने ऊपर की है। तो इमैनुअल चारपेंटर और जेनिफर ए डुडना को नोबेल पुरस्कार दी गई है, किसमें? रसायन विज्ञान 2020 में। ठीक है, किस लिए? तो जीनोम संपादन के एक विधि की विकास के लिए। ठीक है,
जीनोम एडिटिंग के एक विधि के विकास के लिए। ओके, आप लोग याद रखिएगा। और देखिए इस प्रश्न में एक ऑप्शन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाम है जॉन बी गुडनफ। इन्हें पिछले वर्ष मतलब 2019 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था। अब ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, शायद 97 साल या 98 साल की उम्र में इनको नोबेल मिला है। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे यंगेस्ट कौन है, मतलब सबसे युवा कौन है, तो मलाला यूसुफजई। आप लोगों ने नाम सुना होगा। यदि इस वर्ष ग्रेटा थनबर्ग को पुरस्कार मिल जाता, नोबेल पुरस्कार यदि इस वर्ष ग्रेटा थनबर्ग को मिल जाता तो वह सबसे युवा हो जाती। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को अब तक 31 प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग 32वें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया गया है। किन्हें? दिनेश कुमार खारा को। इनके पहले अश्विनी भाटिया जी थे। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी बातें आपको पता होगी ही। अब अगले प्रश्न को देखिए कि T20 क्रिकेट में 9000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। तो इधर T20 क्रिकेट में बहुत सारी बात हुई, जिसमें कुछ कुछ बातें जो मुझे याद आएगी मैं आपको बताता चलूंगा। पहले तो प्रश्न को देखिए कि T20 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। रन मशीन विराट कोहली। ठीक है, अब देखिए T20 क्रिकेट में एशिया में सबसे ज्यादा नहीं, एशिया में 10,000 रन बनाने वाले, मतलब 10,000 रन बनाने वाले T20 में एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान का, आप लोगों ने नाम सुना होगा। अच्छा, अब अगले प्रश्न को देखते हैं इसी से संबंधित, T20 से संबंधित, कि T20 में 1000 छक्के मारने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो इधर हाल फिलहाल में क्रिस गेल बने हैं, आपको पता होगा। देखिए, और T20 की बात करें कि T20 में अब तक कितने बल्लेबाजों ने 10,000 रन बनाए हैं, तो आपको मैंने एक बताया क्रिस गेल। ये तो 10,000 रन सिर्फ चौके और छक्के से ही पुरा दिए हैं, और उसमें 1000 छक्का है। ठीक है, तो 10,000 रन क्रिस गेल हो गए। फिर एक पोलार्ड हो गए, किरण पोलार्ड इन्हीं के कंपनी के हैं, मतलब इन्हीं की टीम से आते हैं। ओके, और फिर ये पाकिस्तान वाले शाहिद अफरीदी जी। ओके, तो इन तीनों 10,000 रन पूरा किए हैं T20 में। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखेंगे, 34वें प्रश्न को। प्रश्न है कि 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा किसे की गई है। तो लुईस ग्लुक को इस वर्ष का साहित्य में नोबेल मिलेगा। कब मिलेगा? जब दिया जाता है। ओ भाई, मैं ये बात बार बार पूछ रहा हूँ आपसे कि कब मिलेगा नोबेल पुरस्कार, कब मिलेगा। तो चलिए कमेंट करके बताइए कि नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है। ठीक है, तो इस वर्ष का पुरस्कार लुईस ग्लुक को दिया जाएगा साहित्य में। पिछले वर्ष का पीटर हैंडके को दिया गया था, और उसके पहले दिया ही नहीं गया था साहित्य में। ओके, अब अगले प्रश्न को देखेंगे, 35वें प्रश्न को। प्रश्न है कि साहित्य के क्षेत्र में ओडिशा का प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार किसे दिया गया है। तो आपको तो पहले प्रश्न से ही दो बातें पता चली कि ओडिशा में प्रतिष्ठित एक पुरस्कार है, मतलब ओडिशा में एक सरला पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, तो नित्यानंद नायक को साहित्य के क्षेत्र में ओडिशा का प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग 36वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 36वां प्रश्न है कि युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है। तो मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है। ठीक है, यह पहली महिला है जिन्हें युद्ध सेवा पदक मिला है। वायुसेना दिवस पर कब? 8 अक्टूबर को एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने मिंटी अग्रवाल को पदक से सम्मानित किया। मिंटी अग्रवाल को क्यों पदक मिला भाई? तो बालाकोट एयर स्ट्राइक, आप लोगों को याद होगा, बालाकोट एयर स्ट्राइक की कार्रवाई में स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रक की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इतनी बातें हुई युद्ध सेवा मेडल के बारे में। इसमें एक नाम और आपको मैं बता दूं, शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह के बारे में आपको पता होने चाहिए, ये राफेल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर बनी है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा आपके NTPC रेलवे के एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। अब हम लोग आज के सेशन का अंतिम प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है कि 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किनको दिया जाएगा। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। कोरोना के समय में बहुत ज्यादा लोगों को इन्होंने खाना खिलाया, तो इसलिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, तो और नोबेल पुरस्कार से संबंधित 1-2 प्रश्न जो छूट गए उनको अगले वीडियो में शामिल किया जाएगा, और 2020 खासकर अक्टूबर 2020 में जितनी बातें हुई उनको आपको पार्ट 2 में मिलेगी प्रश्न, उनसे जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी पार्ट 2 में सम्मिलित की जाएगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। स्वस्थ रहिएगा, घर पर रहिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।